दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो देखिए आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में यूपी सुपर टेट का बाल मनोविज्ञान से टोटल 30 क्वेश्चन हल करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि जो पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। करें जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक में संरक्षण का गुण विकसित होता है। तो कह रहा है संरक्षण का गुण किस अवस्था में विकसित होता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिए हैं। एक संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष से ऊपर। तो संरक्षण का गुण, तो देखिए जो संरक्षण का गुण उत्पन्न होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है, इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है। इस अवस्था में संवेदी गामक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसमें जो होता है अकेंद्रिता, ठीक ना, अकेंद्रिता होती है, ठीक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है संरक्षण का गुण। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होते हैं, इसमें जो होता है बच्चा क्या करने लगता है, अपने चिंतन की भावना को प्रकट करने लगता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है लेव वाइगोस्की के अनुसार बालकों के सीखने में स्कैफोल्डिंग पाठ या ढांचा का अर्थ क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बालकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना। बी है वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। सी है बच्चों द्वारा स्वयं की गई अनौपचारिक बातचीत। और डी है परीक्षा में अधिक अंक लाने हेतु दी गई कोचिंग। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है कि बालकों के सीखने के में इसके फोल्डिंग या पाठ या ढांचा का अर्थ क्या होता है। देखिए इसके फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी सपोर्ट, मतलब अस्थायी सहायता, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बालकों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना यह सामाजिक अंतःक्रिया में माना जाता है, ठीक ना। किस में माना जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया में सीखने के लिए दिया जाता है, स्वतंत्र किया जाता है। और बच्चे द्वारा स्वयं की गई अनौपचारिक बातचीत, यह जो होता है निजी वाक्य होता है, ठीक ना। और परीक्षा में अधिक अंक लाने हेतु दी गई कोचिंग, यह एक बाह्य प्रक्रिया होती है, यह मनोवैज्ञानिक अधिगम के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। थांडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो थांडाइक के अधिगम नियम जो होता है, तो जो नियम है थांडाइक के 3 नियम है, कौन कौन से, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ठीक ना। तो देखिए इसमें अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी, तत्परता का नियम, ये तीनों नियम तो है। लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम ये जो है तो थांडाइक का, लेकिन वह गौड़ नियम है, ठीक ना। यह जो उपनियम है, 5 उपनियम दिए थे उसमें का 5वां गौड़ नियम है, ठीक ना। तो इसलिए मुख्य रूप से जो 3 नियम है ए बी सी है और डी वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे।
बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर सर्वाधिक बल देता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 है उद्दीपक, बी है पुनर्बलन, सी है अंतर्दृष्टि और डी है सामाजिक अनुकरण। तो देखिए जो देता है स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यह पुनर्बलन पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुनर्बलन। उद्दीपक पर इसका मतलब है ESR थ्योरी पावलाव का है, ठीक ना। और अंतर्दृष्टि, जो अंतर्दृष्टि है इनसाइड, यह जो है किसका है? कोहलर का, सूज का सिद्धांत। और सामाजिक अनुकरण सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है, ठीक ना। उद्दीपक जो है यह पावलाव का है, ESR सिद्धांत। और पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर का। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अर्थात सूज का सिद्धांत कोहलर। और सामाजिक अनुकरण का यह अल्बर्ट बंडूरा का, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कोहलर ने अपने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किए गए प्रयोग से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर 1 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए कोहलर साहब जो कोहलर साहब थे, इन्होंने बंदर पर जो प्रयोग किया तो वह एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, सूज का सिद्धांत दिया, इनसाइड थ्योरी दिया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक ने, ठीक ना। अच्छा, कोहलर गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक धारा के थे, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पर राइट एरो लिखा है, तो इसका मतलब है ये समझ लीजिए, मैं कर दे रहा हूँ, ये ऐसे है, ठीक ना। जहाँ राइट एरो है इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 है अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, अभिप्रेरणा। अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसमें पहले नंबर पर क्या आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, चौथे नंबर पर क्या आएगा और पांचवें पर क्या आएगा। तो पहले अवधान। अवधान का मतलब होता है अटेंशन, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक ना। अवधान का मतलब होता है अटेंशन, मतलब मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना पहले नंबर पर आएगा। दूसरे पर धारणा, मतलब सीखी गई बात को स्मृति में संचित करना, मेमोरी में भरना। सीखी गई बात जो भी बात सीखे उसको याद रखना, ठीक ना, उसको रिटेंशन बोलते हैं। अटेंशन, रिटेंशन, ठीक ना। रिप्रोडक्शन होता है, मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण। व्यवहार को स्वयं दोहराना, पुनः दोबारा उसको दोहराना। और लास्ट वाला होता है अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेशनल, व्यवहार को जारी रखने हेतु प्रोत्साहन देना, ठीक ना। तो पहले नंबर पर अवधान, मॉडल केंद्रित पर ध्यान देना। धारणा, सीखी गई बात को पुनः स्मृति को संचित करना। पुनः प्रस्तुतिकरण, व्यवहार को स्वयं दोहराना। और अभिप्रेरणा, व्यवहार को जारी रखने हेतु प्रोत्साहन देना, ठीक ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक।
प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें कुल एनसीईआरटी के अनुसार जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है उसको 36 मिनट में पूरा करना होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा 36 मिनट। ये भी कई चरणों में बंटा है। 36 मिनट में शिक्षण जो होता है टीचिंग 6 मिनट में, फीडबैक भी लेना है 6 मिनट में, पुनः योजना बनाना है, रीप्लान करना है फिर 12 मिनट में, और पुनः शिक्षण देना है फिर पुनः टीचिंग देना है 6 मिनट में। कुल मिलाकर के 36 मिनट होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछ लेता है पुनः योजना या रीप्लान कितने मिनट का होता है? तो ये जो होता है 12 मिनट का, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? देखिए प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है W.H. किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है वह किलपैट्रिक साहब है, ठीक ना। और जॉन डेवी किसके हैं? प्रयोजनवाद विधि के जनक है। प्रयोजनवाद विधि के जनक जॉन डेवी है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक है। आर्मस्ट्रांग जो है ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है। और फ्रावेल जो है किंडरगार्टन विधि के जनक है, ठीक ना। ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना। ये बात तो पूरा गलत है, अलग से नहीं खोल सकते, विशेष शिक्षा की बात नहीं है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। बी का है केवल प्रतिभाशाली बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ये तो एकदम गलत है, केवल शब्द आ गया, निगेटिव होता है। सी है सभी बच्चों को चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यह केवल शब्द आ गया, निगेटिव, ठीक ना। देखिए समावेशी शिक्षा कहती है किसी भी भेदभाव, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, कि सभी बच्चों को एक साथ एक मुख्य धारा में शिक्षा देना है, ठीक ना। अगर नहीं देंगे तो समावेशी शिक्षा का उल्लंघन होगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? कह रहा है 2009 के अनुसार, RTE एक्ट 2009 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर छात्र का जो शिक्षक अनुपात है कितना होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो होता है वह 30:1 का होता है, ठीक ना। प्राथमिक बच्चों के लिए 30:1 का, उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए जो 6 से 8 होता है, 6 से 8 तक, 1 से 5 तक है, ठीक ना। 6 से 8 तक जो है वो होगा 35:1, 35 छात्र पर 1 टीचर। और 40:1 कब होता है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जब छात्र 200 से, प्राथमिक स्तर पर जब छात्र 200 से अधिक हो जाते हैं तब यह अनुपात लागू किया जा सकता है, ठीक ना। जब मान लीजिए एक क्लास में छात्र, एक स्कूल में कक्षा 5 के छात्र 200 से अधिक है तब 40 का अनुपात लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब जो होगा प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैस्लो के अभिप्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है?
कर है उच्च स्तर की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। देखिए मैस्लो के अनुसार ये सभी आवश्यकताएं हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है उच्च आवश्यकता। ठीक, तो देखिए जो शारीरिक अवस्था है, आवश्यकताएं होती है, ये सबसे निचली स्तर की होती है। ठीक, जो पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक जो अवस्था होती है सबसे निचली होती है। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसके बाद क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है, जिसको प्रेम की आवश्यकता करते हैं, फिर सम्मान की आवश्यकता होती है, और जो पांचवी होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यह सबसे उच्च स्तर की होती है। ठीक ना, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर बातें हमारी समझ में आ रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आएंगे। डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम अशक्तता है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब पढ़ने की बात है, पढ़ने में वो अक्षम है। ठीक ना, तो इसका मतलब हो गया पढ़ने संबंधित विकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने संबंधित विकार होता है, और लिखने संबंधित विकार जो होता है इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक, और गणितीय संबंधित जो विकार होता है इसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया, और गतिबोधक विकार जो होता है इसको क्या बोलते हैं? डिस्पेक्सिया। क्या बोलते हैं? गतिबोधक मतलब शरीर की जो समस्या होती है न बढ़ती है, अस्थायी होती है, सामान्य होने लगती है। ठीक ना, तो उसको डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। बुद्धि का दीर्घ कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स स्पीयरमैन, E.N. थॉर्नडाइक, और डी है हावर्ड गार्डनर। तो देखिए कह रहा है बुद्धि का दीर्घ कारक सिद्धांत। तो देखिए जो दीर्घ कारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने, ठीक ना, कौन दिया है? स्पीयरमैन जो है बुद्धि का दीर्घ कारक सिद्धांत दिया है, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी फैक्टर का मतलब सामान्य कारक और एस फैक्टर का मतलब विशिष्ट कारक। ठीक ना, और बी ने किसका दिए? बी ने एक बुद्धि कारक का सिद्धांत दिए, एक बुद्धि का, ठीक ना, एक बुद्धि का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत बीने का है, दीर्घ कारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन का है, और थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, और हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने एक कारक बहुकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दीर्घ कारक सिद्धांत, और अल्बर्ट बीने ने एक कारक सिद्धांत। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। बाल विकास में समिश्र विकास का क्षेत्र जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का अवधारणा किसने दी? तो देखिए ZPD वाइगोस्की साहब ने दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोस्की। जीन पियाजे क्या मानते हैं? बालकों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, और अवस्था का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत दिया है। ठीक ना, और वाइगोस्की ने ZPD का सिद्धांत दिया है, बिना सहायता के स्वयं करने की क्षमता और सहायता मिलने पर करने योग्य क्षमता के बीच का अंतर होता है। और ब्रूनर का क्या है?
संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। जोरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है। कोहलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक ना। कोहलर साहब ने, लॉरेंस कोहलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? ये देखिए पारस्परिक स्तर के अंतर्गत आता है। इसका आप सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पारस्परिक स्तर होता है 9 से 13 वर्ष, ठीक ना। पूर्व पारस्परिक दंड एवं आज्ञापालन तथा व्यक्तिगत अभिनय, मतलब अहंकार की अवस्था होती है। पूर्व पारस्परिक अवस्था जो होती है अहंकार की अवस्था होती है, और जो पारस्परिक अवस्था होती है जो 9 से 13 वर्ष की होती है, इसमें बालक दूसरों की नज़रों से अच्छा बनाने के लिए नियमों का पालन करता है, इसीलिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की का, ठीक ना, इसी को तीसरी अवस्था कहते हैं। और उत्तर पारस्परिक अवस्था क्या है? पारस्परिक स्तर सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 15 हो गया। 16 देखेंगे। बुद्धिलब्धि IQ का सूत्र क्या है? तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। IQ बराबर मानसिक आयु MA गुणे वास्तविक आयु को हम CA से लिखते हैं बटे ये जो गुणे है ये गुणे 100 लिख लेना। ये 100 लिखा जाए भाई, नहीं लिखा होगा, देखो 100 नहीं लिखा रहा है, परेशान कर दिया है। 100 हो गया ना, ये सूत्र होता है, ठीक। देखिए इतिहास में एक चीज़ इसमें है कि जो मानसिक आयु का विचार दिए थे, कौन दिए थे? बीने ने 1908 में। IQ का जो सूत्र जो दिया था टर्मन ने 1912 में। अरे हाँ, स्टर्न ने दिया था, स्टर्न ने दिया था 1912 में IQ का सूत्र, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और जब 100 का गुणा जो किया गया है वह टर्मन ने किए थे 1916 में, संशोधित करके उसमें 100 का गुणा कर दिए, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप तकनीकी कौन सी है? प्रक्षेप तकनीकी क्या होती है? तो देखिए जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है वही क्या है? प्रक्षेप तकनीकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक ना। ये कौन दिए? हरमन रोरसा ने। रोरसा स्याही धब्बा हरमन रोरसा ने। यह अचेतन मन की इच्छाओं और विचारों का अध्ययन करती है, ठीक ना। अचेतन मन की इच्छाओं का अध्ययन करती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता होनी चाहिए और सुगमकर्ता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए जीवन कौशल, तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल शब्द आ गया तो वहाँ पर पहले निगेटिव गलत कर दो। जीवन की चुनौतियों और मार्गों के अनुकूल ढलने की क्षमता विकसित करना ही जीवन कौशल कहलाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये भी बताइए तेज पढ़ा रहा हूँ तो स्लो पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा है कि नहीं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
अभिप्रेरणा के जो है विलियम मैकडूगल है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम मैकडूगल। फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक या विश्लेषणवाद और कामवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक है। मनोविश्लेषणवाद और काम प्रवृत्ति का सिद्धांत फ्रायड के अनुसार दिया गया है, ठीक ना। और मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कुल मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियाँ बताई है? तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, ठीक ना। क्लार्क हल का प्ररोध आकलन का सिद्धांत और मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सिखाने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं? कह रहा है पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहेंगे? जब बाधा उत्पन्न करेगा तो ऋणात्मक अंतरण कहलाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धनात्मक अंतरण क्या होता है? जब पुराने ज्ञान नए ज्ञान की मदद से सीखा जाता है। कहने का मतलब है जब पुराना ज्ञान जो है नया ज्ञान जब सीखते हैं तो उसमें मदद करता है तो वह जो होता है धनात्मक। जैसे साइकिल चलाने वाले को बाइक चलाना आसान होता है। मान लीजिए साइकिल चला रहा है, उसको फिर बाइक चलाना है तो आसान हो जाएगा चलाना, ठीक। शून्य अंतरण क्या होता है? जब पुराना ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई असर नहीं पड़ता है तो वह शून्य अंतरण होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। आगमन विधि का सही शिक्षण सूत्र कौन सा है आगमन विधि में? तो देखिए आगमन विधि जो होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ठीक ना। आगमन विधि कैसी चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का मतलब आप समझ रहे हैं? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब बड़े से छोटे की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक ना। यह जो है आगमन विधि के उदाहरण नियम है। कौन कौन से? विशिष्ट से सामान्य की ओर, याद रखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जो है नियम आगमन विधि के है तो इसी का उल्टा निगमन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उदाहरण से नियम अर्थात अब आ जाएगा विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना। और ये सब जो है निगमन विधि के उदाहरण है, उसी का उल्टा कर देंगे तो आगमन का हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान पूछ रहा है तो नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, मौलिक सिद्धांत मौलिकता या मौलिक शोध करना। सी कह रहा है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना एवं तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। और डी है देश स्तर पर शिक्षा नीतियों का निर्माण करना। तो देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना एवं तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, संयोगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए डेनियल गोलमेल को जाता है। किसको जाता है? डेनियल गोलमेल को। तो इसका सही जवाब यहीं पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगर पूछ दे सबसे पहले संयोगात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो सावेलो और जॉन मेयर ने, ठीक ना। थॉर्नडाइक का क्या होता है? सामाजिक बुद्धि की अवधारणा दी है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत दिया है, ठीक ना, या त्रिचापी भी बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो देखिए जो सबसे उपयुक्त उपकरण है प्राथमिक स्तर पर ना, वह जो है पोर्टफोलियो में आकलन करना, उसमें जो दैनिक जीवन में होता है, क्या गतिविधियाँ किया है, सबका उल्लेख किया जाता है, डाटा होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे,